नमस्कार साथियों, इस समय हैं हम दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां लगा हुआ है विश्व पुस्तक मेला 2026 और हमारे साथ हैं राम सर और इनसे चर्चा करते हैं इनकी पुस्तक पर जो है रानी साहिबा और लेखक का नाम है राम पुजारी। तो राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी इस किताब के बारे में और लेखन में आपकी रुचि कैसे हुई, कब से आपने किताबें लिखना शुरू की और कितनी किताबें अब तक आप लिख चुके हैं? मैंने अब तक 7-8 किताबें लिखी हैं। एक अंडर अभी पब्लिकेशन है जो कि इसी बुक फेयर में लॉन्च होगी। अभी क्या है, लेखन में रुचि तो ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसे पढ़ने में रुचि होती है, और जब पढ़ते पढ़ते जब उसका ओवरफ्लो होने लगता है तो फिर वो लेखक बन जाता है। पढ़ते पढ़ते ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है तो तब वो लिखना शुरू करता है। तो लेखक बनने के हमारे जो सीनियर ऑथर थे और जो उनके भी सीनियर ऑथर थे, काम्बोज जी और ओम प्रकाश शर्मा जी, वो भी यही कहते थे कि मन भर पढ़ो, छटांग भर लिखो। अच्छा। तो हम भी पढ़ते हैं, और जब दिमाग में कोई कीड़ा कुल बुलाता है तो फिर वो कागज़ पे उतार देते हैं। मतलब हम ये बात कही जाए कि राम पुजारी जी जो लेखक बने हैं वो एक प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा से निकल के बने हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी? एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि जिनकी भी हम पुस्तकें पढ़ते हैं उनको वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। चाहे गुरु वही नहीं होता जो हमारे सामने होता है, जिससे हम मिलते बात करते हैं, गुरु वो भी होता है जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जिनकी किताबों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ संदेश सीखते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज सीखते हैं। तो ये है, हाँ कह सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें रानी साहिबा की, तो सबसे पहले इसी किताब की बात करते हैं, रानी साहिबा के बारे में। तो इसमें क्या स्टोरी है, आपने क्या लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में आप जो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं वो बताइए। रानी साहिबा एक्चुअली प्रेम कहानियाँ हैं, और जिसकी प्रेम कथाएं थोड़ी हटकर है। मतलब कि ये नॉर्मल प्रेम कथाएं नहीं है। आपको लगेगा कि एक लड़का है, एक लड़की है, मिले, उनमें प्रेम हुआ, हाँ बिल्कुल सर, प्रेम कहानी तो यही होती है, एक लड़का होती है, एक लड़का होता है और फिर वो उनका विवाह हो जाता है और एक परिवार शुरू हो जाता है। ये इस तरह की नहीं है। इसमें कहानियाँ चलेंगी, इसमें समाज के अंदर जो कहा नहीं गया है, जो लिखा नहीं गया है, उस तरह की कहानियाँ इसमें है कि लड़का लड़की मिले, प्रेम हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्रेम कथा पूरी हो सकता है कि किसी को कोई और मिल जाए उससे बेटर। तो ये भी चलता है। और मतलब इसमें कह सकते हैं कि हैप्पी एंडिंग वाला कुछ नहीं है? नहीं, हैप्पी एंडिंग है, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हैप्पी एंडिंग वाला कुछ नहीं है। हैप्पी एंडिंग है, मतलब आपको हर किताब सुखद अंत है, लेकिन एक विभिन्न प्रकार से जो फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा नहीं है, कह सकते हैं। विभिन्न है उनसे, मतलब भिन्न है, थोड़ा सा भिन्न है। और विभिन्न प्रकार की कहानियां हैं इसके अंदर। तो हर एक का एंड कैसे, जैसे अभी हम बात करें, इसके अंदर एक चोर है जी, चोरी करने गया, लेकिन जिस घर में चोरी करने गया वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो चोरी कर नहीं पाया। अरे तो आगे क्या हुआ जी, आप किताब पढ़ेंगे। बिल्कुल। जैसे एक इसके अंदर एक कैरेक्टर है, मैंने उसमें अपना ही नाम रखा है, राम रखा है, राम। तो वो कैरेक्टर है, कहानी का नाम है प्रेम अति विचित्र करके। अच्छा। तो उसके अंदर भी आप कहानी में पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि कहानी सही जा रही है और एकदम से कोई ट्विस्ट आ जाता है। आपको लगेगा कि हाँ अब सब कुछ ठीक चल रहा है और एकदम से कुछ ट्विस्ट की बात नहीं कह सकते हम। ट्विस्ट प्रेम कहानियाँ, ये जासूसी थ्रिलर नहीं है, ट्विस्ट नहीं कहेंगे, बट ऐसे कहेंगे कि हाँ कुछ अलग, जी कुछ अलग है जी। तो इस तरह से कह सकते हैं रानी साहिबा में कहानियाँ हैं। एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर एक पति पत्नी का प्रेम दिखाया है जी। एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर माँ बेटे का प्रेम दिखाया है कि एक माँ अपने बेटे के लिए कितना सुख चाहती है। मतलब प्रेम के आपने भिन्न भिन्न रूप दिखाए हैं, केवल एक पति पत्नी वाला या प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम नहीं, माता पिता वाला प्रेम, माँ बेटे वाला प्रेम, भाई बहन वाला प्रेम, वो सब अपने प्रेम के प्रकार इसमें प्रस्तुत किए हैं, ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं जी। तो इस तरह की कहानियाँ, इसमें कुल 10 कहानियाँ हैं और सारी कहानियाँ बहुत दिल के करीब हैं।
और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कहानियाँ आनी चाहिए समाज में, कि जो फिल्मी जिंदगी से असलियत की जिंदगी पर केंद्रित हो और हमें लेकर आए। ऐसा सर ही नहीं है कि एक किताब आपकी और भी है अभी यहाँ पर, ये है कुल देवता का रहस्य। हाँ जी, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस कहानी में क्या है, इसमें आपने क्या लिखा है, क्या इसमें थ्रिलर है या सस्पेंस है? ये प्रेम से थोड़ा भिन्न लग रही है मेरे को। एक्चुअली कुल देवता एक ऐसी कहानी है जो 7 पीढ़ियों से कहानी चल रही है। इसमें बहुत ही कंसाइज तरीके से बताया है समाज में व्याप्त जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जब पूरी नहीं होती, मेहनत करने पे जब फल नहीं मिलता, तब आदमी कुछ ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो रास्ते समाज में स्वीकार्य नहीं होते, जिन रास्तों को हम कह सकते हैं कि अपराध का कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा रास्ता भी है अपराध के अलावा, तंत्र मंत्र से होता हुआ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, जादू टोना। ओके ओके। जैसे परिवार के अंदर किसी 2 भाइयों में झगड़ा है तो किसी की प्रॉपर्टी के लिए किसी ने किसी पे कुछ करा दिया, ऐसी प्रचलित मान्यताएं हैं समाज में। होता है नहीं होता है ये पाठकों के ऊपर है, उनका अपना निर्णय है कि वो क्या मानते हैं, लेकिन ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि किसी पर कुछ करा के, किसी पर कुछ उतार के, कुछ किसी की प्रॉपर्टी का हड़प सकते हैं। तो इसमें एक कुल देवता है जो प्रतीक्षा कर रहा है अपने कुल के 7वीं पीढ़ी का, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि वो अपने कुल से अलग हो गया है कुल देवता। तो जब कुल देवता मतलब कुल देवता ही अपने कुल से अलग हो गए? हाँ, तो वो क्या कहानी थी कि जब ये सर थोड़ा सा आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। व्यक्ति तो कुल से अलग हो सकता है, लेकिन कुल देवता ही कुल से अलग हो गया। तो क्यों हुआ? अच्छा, अपने आप हुआ, कैसी परिस्थितियां थी, वो जानने के लिए इसको आपको कुल देवता का रहस्य पढ़ना पड़ेगा। जी जी। फिर कुल देवता की वापसी कैसी हुई उसी कुल में, और वापसी हुई तो फिर इसका रहस्य क्या था, घटनाएं कैसी बनी। एक फैमिली है, उनके 2 बेटे होते हैं, उनके फिर अलग आगे तीसरी पीढ़ी आ जाती है। लेकिन जो जहाँ से मैंने इसमें किताब स्टार्ट करी है उससे पहले की कहानी है, और अंग्रेज़ों के टाइम से कहानी चलती हुई आती है, और 7वीं पीढ़ी हमारे आज के प्रेजेंट में आ जाती है। मतलब जो मेन कैरेक्टर है इसके अंदर वो यूपी के गोसाईगंज का है जी, और वो अपने परिवार से, अपने गांव से कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसे अलग होना पड़ता है। फिर वो शहर में आता है, शहर में 2 बेटे होते हैं, दोनों अलग अलग अपना अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। उनके फिर 2-2, 3-3 बेटे होते हैं, वो भी आगे जाते हैं। लेकिन जो ये तीसरी पीढ़ी है वो हमारी प्रेजेंट पीढ़ी है, और उससे पहले 7वीं पीढ़ी तक कुल देवता इस परिवार में नहीं था। तो क्यों नहीं था और कैसे आया, ये रहस्य है, और आगे रहा नहीं रहा वो रहस्य है। तो इसे पढ़ेंगे। मतलब समाज में प्रचलित धारणाएं, समाज में प्रचलित कुसंगतियां, और किसी की जायदाद को हड़पने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना। हाँ सर, जैसे मैं थोड़ा पूछना, तंत्र मंत्र के बारे में आपने बताया, तो कुछ मारण क्रियाएं भी होती हैं जब किसी व्यक्ति से कोई प्रतिशोध लेना होता है, तो मारण क्रियाएं करवाई जाती हैं। उसका जिक्र है, तो उसका क्या विवरण है? नहीं, उसका विवरण नहीं है। एक्चुअली ये तंत्र मंत्र को सिखाने वाली नहीं है। हाँ। तंत्र मंत्र मैं थोड़ा दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो मारण क्रिया होती है, एक तंत्र में ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू यदि आपका कोई शत्रु है उस पर वो मारण क्रिया करा देते हैं तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर वो पलट जाता है तो उसके लिए भी वो घातक होता है। मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, ये बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करें, ये हम केवल एक जानकारी के लिए बता रहे हैं। सर आगे आप बताइए। इसमें भी एक कैरेक्टर ऐसे ही है जो इस तरह की मारण क्रिया के ऊपर सोचता है कि मैं कुछ करूं, और वो सफल होता ही नहीं होता है। ये आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। तो इसकी कहानी ऐसी ही है जी। इसके अलावा बच्चों के लिए कहानियां तो सर, और ये तो आपकी 2 किताबें हो गई, इसके बाद और भी आपने किताबें लिखी, और वर्तमान में आपकी जो और किताबें आने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहली किताब मेरी निर्भया पे थी जी, अधूरा इंसाफ एक और दावनी जी, जो निर्भया दिल्ली में जो कांड हुआ था जी, गैंग रेप जो हुआ था, उसके ऊपर बेस्ड थी जी। दूसरी लव जिहाद के ऊपर थी, जो लव जिहाद एक चिड़िया करके थी शायद। हाँ, तो मतलब जिहाद 2 तरह का लिखाया है इसमें, लव के लिए जिहाद और जिहाद के लिए लव। तो दोनों ही परिभाषाओं के ऊपर ठीक है सर लेकर मैं चला हूँ, और इसका एंड आप देखेंगे। मतलब बिना पढ़े लव जिहाद के ऊपर धारणा ना बनाए, जब तक पढ़े ना तब तक कुछ किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे जी। तीसरी थी देव भक्ति, जो कि बाबाओं का जो चक्रव्यूह चल रहा है, जो कुछ बाबा है जो समाज का उद्धार करने में लगे होते हैं लेकिन वो खुद पतन की गर्त में होते हैं जी। तो उनके ऊपर आधारित है जी। इस फिर बीच में मैंने बच्चों की किताब लिखी जी, अन्नू और स्वामी विवेकानंद, अन्नू और
स्वामी रामकृष्ण परमहंस कन्नू और स्वामी माँ शारदा देवी। अच्छा, मतलब उसमें एक बच्चा कैरेक्टर होता है और वो सभी जो अपने मतलब धार्मिक गुरु हैं उनके विषय में आपने उसको जोड़ के उस कहानी को बनाया है। प्रश्न उत्तर है, उनके एक अच्छा। चाचा जी हैं और एक भतीजी है, तो भतीजी प्रश्न पूछती है जी और वो चाचा जी उनको बच्चों के हिसाब से सारी बड़ी बड़ी जो जानकारी है बच्चों के हिसाब से बताते हैं। जी जी उसके बाद ये है एक काम्बोज नामा लिखी है, जी। वो एक काम्बोज जी हैं जो पल्प फिक्शन के अग्रगण्य लेखक थे। जी। उनकी बायोग्राफी कम उनकी लेखन के ऊपर है कि उन्होंने लेखन कैसे किया, इस जी। तरह से कहानियाँ लिखी हैं। जी। तो यही है, ऐसा है। और बाकी भविष्य में आने वाली किताबें आपकी कौन भविष्य कौन सी में रहेंगी? किताब आने वाली है, एक हमारे प्रकाशक बंधु हैं, उनसे हमारी एक किताब आने वाली है, वही छोटा सा तिरछा दांत। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वही छोटा सा तिरछा दांत, तिरछा दांत। तो वो आने वाली है। ठीक है सर। वो यहाँ पर भी अवेलेबल होगी और वहाँ पर भी अवेलेबल होगी, दोनों जगह ओके, पर ओके। अवेलेबल होगी। मतलब इस पुस्तक मेला में वो हमें उपलब्ध रहेगी। बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, और सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, वर्तमान में जो हमारे पाठक हैं और जो पूर्व में पाठक थे उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान में लोगों की पढ़ने की रुचि धीरे धीरे कम हो रही है, किताबों के प्रति वो कैसे और फिर समर्पित हों, और जो सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग है जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है किताबों से, तो दोबारा वो किताबों से कैसे जुड़े? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पहले के ज़माने में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो किताब ही एकमात्र साधन था। मूवी थी, रेडियो था, लेकिन सब के लिए किताबें पढ़ना एक ऐसा सरल माध्यम था कि पढ़ा और किताब चाहे तो किराए पे ले ली, चाहे खरीद के पढ़ ले। जी हाँ सर, मैं याद है हम कॉमिक्स किराए पे भी लेके पढ़ा करते थे उसको। उस जमाने में जी। कुछ ऐसा चैलेंज नहीं था। जी। बस चैलेंज ये था कि स्कूल की किताबों को भी पढ़ना है और हमारी कहानी मनोरंजन कहानियों को भी पढ़ना है। लेकिन आज के ज़माने का जो पाठक है, एक तो उसके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सर। फिर उसके साथ में मोबाइल है। जी। तीसरा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। चौथा, जो आजकल जो चैनल आ गए हैं, जी। नेटफ्लिक्स वगैरह, जी। इन सब के बावजूद अगर किसी पाठक के हाथ में किताब है जी। तो ये सुखद है देखना। बिल्कुल सर। और पाठक कम नहीं हुए हैं, मेरे को लगता है कि बड़े ही हैं, क्योंकि जिसको किताब पढ़नी है वो पढ़ेगा। जी। चाहे PDF में पढ़े, जी सर। चाहे किंडल में पढ़े, जी सर। चाहे ई-बुक के फॉर्मेट में पढ़े, जी सर। चाहे हार्ड कॉपी में पढ़े, जी सर। लेकिन किताबें पढ़ते हैं। जी सर। किताबें पढ़ी जा रही हैं, जी सर। छापी जा रही हैं, और किताबें, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किताबें बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, पाठक खरीद रहे हैं, तभी ये पूरी चेन कंप्लीट हो रही है। इनमें से अगर एक भी मिसिंग होगी तो ये सिस्टम जो है हमारा रनिंग सिस्टम नहीं रहेगा। जी। तो किताबें छप रही हैं, पढ़ी जा रही हैं और बिक रही हैं, तो ये कंप्लीट है। कम हुए हैं, बट ये देखिए ना, तरीका भी तो बदल गया है। बिल्कुल। किंडल आ गया है, PDF आ गया है, आप मेट्रो में जा रहे हैं, मोबाइल में पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं। लेकिन सर उसके साथ बहुत सारे दूरगामी परिणाम भी होते हैं मोबाइल में पढ़ने के। आंखों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, और जो किताब में हम प्रिंट पढ़ते हैं वो उसका थोड़ा डिफरेंस अलग ही होता है, उससे इतना नुकसान नहीं होता। थोड़ा बहुत तो होता है, बट आजकल के फिल्टर ऐसे आ गए हैं, स्क्रीन गार्ड ऐसे आ गए, मोर और लेस हो जाता है, फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल में पढ़नी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि रीडरशिप बढ़ती है। जी सर। ऐसा नहीं है कि हार्ड कॉपी पढ़ी जा रही है, मोबाइल में पढ़ी जा रही है, किंडल में पढ़ी जा रही है, डेस्कटॉप पे पढ़ते हैं लोग, मतलब टैबलेट में पाठक अभी भी मतलब व्यापक रूप में हैं, समाप्त नहीं हुए। नहीं है। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे ये विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है भारत मंडपम में, और इस प्रकार के और जो पुस्तकों से संबंधित कई आयोजन होते हैं, तो पाठकों की रुचि किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या पढ़ाने में मदद करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे जो आयोजन होते हैं पाठकों के लिए, प्रकाशकों के लिए और पुस्तक लिखने वाले लेखकों के लिए सहयोगी होते हैं? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि पाठक कम हो रहे हैं, तो उनसे कहूँगा एक बार आके आप देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में, आप देखिए कितनी किताबें लोग हैं। तो ये कामकाजी लोग हैं, समय निकाल के यहाँ पर आए हैं, किताबें खरीद रहे हैं और पढ़ी जा रही हैं। तो ऐसे रीडरशिप खत्म नहीं है। दूसरा क्या, ऐसे आयोजन में एक अंडर वन रूप आपको सो मेनी टाइटल्स अवेलेबल हैं, जिसको कि आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा भी यही रहता है कि मैं इसीलिए आता हूँ बुक फेयर में, कि वो किताबें जो मुझे अमेजन, फ्लिपकार्ट पर नहीं मिल रही है, वो यहाँ पर मिल जाती हैं। बिल्कुल सर। जो छोटे छोटे प्रकाशक होते हैं उनके पास भी बड़े अच्छे अच्छे टाइटल होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ज़रूर है, बिल्कुल है, ऐसे आयोजनों से रीडरशिप बढ़ती है, और प्रकाशक और जो रीडर है दोनों के लिए, और लेखक, तीनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, अच्छा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। तो सर की हम एक बार किताब दिखाना चाहेंगे, रानी साहिबा, लेखक राम पुजारी, कथा संग्रह, और दूसरी कहानी किताब है ये
कुल देवता का रहस्य। तो हम आप अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि सर की किताबें अधिक से अधिक खरीदें और पढ़ें, क्योंकि बिल्कुल भिन्न कहानियाँ हैं और बिल्कुल एक लीक से अलग कहानी राम पुजारी सर की आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आप पढ़िए और प्रकाशक का, लेखक का, सबका सहयोग हो। आप पढ़ेंगे तभी ये प्रक्रिया आगे चलेगी भविष्य में, और हमारा जो लेखन का एक कार्यखंड है वो सुरक्षित रहेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला। शुक्रिया जी।